जो फॉर्मेलिटी है पूरा कर दो। गुड मॉर्निंग क्लास। ओके चलो ठीक है, अभी हम देखते हैं ये अध्याय 1 का जो है, हाँ, हमारे परिवेश के पदार्थ। इसमें हम पदार्थ के बारे में जाने, पदार्थ की अवस्था के बारे में जाने। कितने अवस्था पदार्थ के? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, जिसमें हम ठोस पदार्थ की अवस्था और उनके गुण के बारे में जाने, ठीक है ना। द्रव की अवस्था और उनके गुण के बारे में जाने, और गैसीय पदार्थ के बारे में कल, यानी कि 4th पार्ट में हम लोग गैसीय पदार्थ के बारे में समझ गए थे, ठीक है ना। आज जो 5th पार्ट होगा उसमें हम इसका और भी जो कुछ बाकी है हम इसमें ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पदार्थ के कई गुण हैं, उस गुण को हम लोग डिफाइन भी किए हैं। अभी जो हम एक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रांतिक ताप। कौन सा ताप? क्रांतिक ताप। तो तुम लोग जो एक पॉइंट बनाओ, क्रांतिक ताप का पॉइंट बनाओ। क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप, क्रांतिक ताप का पॉइंट बना लो। यहाँ एगो बुक रखने के लिए लगता है, वो लेना पड़ेगा। क्या होता है एक, वो रखने वाला नहीं होता एक, अरे नहीं, टूल टाइप का। लाइब्रेरी तो बाबू स्टोर हो गया ना वो एक टाइप से। कहो, टूल टाइप का नहीं होता है, स्टूल टाइप का। नहीं देखा है किताब रखने वाला? मोदी जी का भाषण देने वाला सुना, देखा है आगे में जो रहता है? हाँ हाँ, वही वही, वो भी नहीं है पता। लिखो, जिस निश्चित ताप से हम इसको समझा देते हैं लिखाने के बाद। जिस निश्चित ताप से, अक्षर देखो तो उसमें फ्रेश आ रहा है क्या? है? वहां तक आ रहा है ना? ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा समझो पहले, इसको लिखो फिर समझो। ये क्रांतिक ताप है। ये जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित हो ही नहीं सकती, उसे चरम ताप, उसी चरम ताप को क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप कहा जाता है। लिख लिया? देखो, कह रहा है संघनित नहीं हो सकती। इसको समझो, इस पॉइंट को समझो। देखो, संघनन क्या है? ये जो संघनित एक वर्ड है, ये हम लोग संघनन को भी समझ लेंगे। संघनन, ठीक है ना। संघनन क्या है? मान लो कि किसी गैस को, ठीक है ना, किसी गैस को इतना ना ठंडा कर देंगे, इतना ना प्रेशर बढ़ा देंगे कि गैस किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, द्रव फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? संघनन। अब कह रहा है उस गैस को इतना न गर्म कर दो, इतना न गर्म कर दो कि उनको पुनः संघनित कर ही नहीं सकते हैं, यानी कि द्रव्य बना ही नहीं सकते हैं। समझे बात को? समझ लो अच्छे से। जिस निश्चित ताप से अधिक ताप पर गैस संघनित नहीं हो सकती, ठीक है ना। यानी कि संघनन का ये मतलब होता है, संघनन का मतलब होता है गैस में प्रेशर यानी कि दाब बढ़ा के उसे द्रव के रूप में परिवर्तन कर देना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? संघनन। अब इस गैस को इतना ना गर्म कर दो, उस ताप पे ले जाओ जिस ताप से उनको क्या हो? द्रव्य बनाना ही मुश्किल हो जाए, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप। अब मान लो एलपीजी गैस है, अब इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? एक सिलेंडर में अगर भरना है, ठीक है ना, एक सिलेंडर में अगर भरना है तो क्या करते हैं? इसको एक सिलेंडर में अगर भरना है तो सबसे पहले इसमें खूब दाब लगा के 14-15 लीटर भर देते हैं इसमें, जिस टाइप का सिलेंडर होता है। इसका मतलब अगर उसी गैस को छोड़ दें तो 100 ग्राम गैस इतना दूर में फैल जाएगा ना,
पूरा इतना दूर में फैल जाएगा। लेकिन इसमें इतने ठो के सिलेंडर में अभी 14-15 लीटर गैस एडजस्ट है। इसका मतलब कि इस गैस को संघनित करके, यानी कि अत्यधिक दाब और ताप घटा के, ठीक है ना, ताप जैसे बढ़ेगा गैसीय दाब जैसे बढ़ेगा गैसीय पदार्थ में, उसका ताप घटने लगेगा और वो लिक्विड फॉर्म में आते रहेगा। तो ये उसमें जाके कौन से फॉर्म में हो जाता है? लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में। कौन सा अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो गैस को अगर दाब को एकदम बढ़ा के लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में बदल दिया जाता है तो उसको संघनन कहते हैं। और क्रांतिक ताप किसको कहते हैं? अब इस गैस को इतना न गर्म कर दो कि अब इसको कितनों दाब बढ़ाएंगे ना, कितनों कुछ कर लेंगे तो ये द्रव अवस्था में वापस क्या होगा? नहीं आएगा। उसी ताप को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। अब मान लो एलपीजी गैस को ऐसे सिलेंडर में लगा के, ठीक है ना, अब इसको जला दिए। क्या किए? जला दिए। तो अब क्या उसका फिर से प्रेशर बढ़ा के द्रव बनाना संभव है? नहीं है। अब उसको क्रांतिक ताप मिल गया, वो जल गया, अब वो दोबारा उसको द्रव नहीं बना सकते हैं, या ऐसे हवा में छोड़ देंगे। अब वो क्या हुआ? क्रांतिक ताप में मिल गया इसमें, अब उसको दोबारा पुनः पकड़ के द्रव बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रांतिक ताप। अब सबसे पहले एक और डिफिनेशन है गैस का दाब, इसको लिख लो। गैस का दाब क्या है? गैस का दाब, गैस का दाब। गैस का दाब अंग्रेजी में, अरे हाँ, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का दाब। इसका डिफिनेशन लिख लो। किसी भी बर्तन, समझता है ना रे? हाँ, पात्र भी लिख सकता है। बर्तन की दीवारों के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर गैस के कणों द्वारा आरोपित बल को गैस का दाब कहा जाता है। देखो ये डिफिनेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अभी ये हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसको हम समझाते हैं। इसको लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो? हाँ, थोड़ा लिख रहे हो तो उसको बंद करके तब लिखना, ताकि मेरा भी टाइम बचे। गैस को अगर ऐसे खुला छोड़ेंगे, इधर उधर उड़ जाएगा ना, तो मान लो फिर से हम एक सिलेंडर लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सिलेंडर लो, इसमें क्या करो? गैस भर दो। अब जो ये सिलेंडर है, तो बताओ इसमें जो गैस भरेंगे तो क्या होगा? यहाँ जो गैस है, ये सिलेंडर के इस किनारे पे, इस दीवार पे पूरा प्रेशर लगा के बाहर आने की कोशिश करेगा नहीं करेगा? पूरा प्रेशर लगा के बाहर आने का कोशिश करेगा नहीं करेगा? ठीक है। अभी इसमें जैसे ताप बढ़ाएंगे, कभी देखा है भोज भात में गैस का लौ कम हो जाता है तो इसमें गर्म पानी डाला जाता है, ठीक है ना। कठौत में भर के गर्म पानी डालेगा, ठीक है। हाँ, गर्म पानी डालेगा इसमें, और गर्म पानी डालने से क्या होता है कि अब इसमें जो ताप बढ़ेगा ना, और जैसे गैस को थोड़ा गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके अंतराण्विक बल जो है टूटने लगते हैं, अणु उसका दूर दूर भागने लगते हैं। तो यहाँ से टूट के दूर भागेगा और सीधा ऊपर। ताप बढ़ेगा तो गैस क्या होगा? ऊपर की ओर भागेगा। इसलिए गैस का देखना, फिर से जैसे गर्म पानी दिया जाएगा तो गैस ऊपर की ओर एकदम अंदून, फिर जो थोड़ा थोड़ा जल रहा है पूरा जोर से जलने लगता है वो। और ये क्या होता है, जब ये बंद होता है तो तब इसको देखना गर्मी से बचा के, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा प्रेशर बना लिया गैस, इतना ताकत होता है कि ये हाई स्टील से बना हुआ सिलेंडर को भी फाड़ सकता है ये, ठीक है ना। ये बहुत रेयर केस में फटता है, यानी कि हाई स्टील से बना है लेकिन फिर भी इसको फाड़ देता है। तो ये जो है, ये इसका दीवार है, यहाँ पे ये लगाएगा दाब। यहाँ पे क्या लगाएगा? दाब। दाब कौन लगा रहा है? इसमें गैस लगा रहा है ना। तो यही जो दीवार है, ठीक है ना, और यही दीवार पे गैस के द्वारा जो लगने वाले दाब है, इसी को क्या बोलते हैं? गैसीय दाब। किसी भी बर्तन, मान लो ये एक बर्तन ही है, कि दीवार के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यहाँ जो ये जो क्षेत्रफल है, इस पे जो दाब लगेगा, इसी दाब को क्या बोलेंगे? गैस का दाब बोलेंगे, ठीक है। अभी हम जानेंगे वायुमंडलीय दाब के बारे में, ठीक है। अब लिखो, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? वायुमंडलीय दाब, इसको समझ गया कि नहीं समझा? वायुमंडलीय दाब
हमारे वायुमंडल में वायु द्वारा लगने वाले दाब को वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। दाब का इकाई क्या होता है, इसको याद रखना। दाब की इकाई क्या होती है रे लक्ष्मी? क्या होता है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। उसको रोक दो फिर। दाब की इकाई, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना, चालू कर दे। ओके, एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। ओहो, फिर तो मिटाना पड़ेगा। दाब की इकाई आ रही है ना, पास्कल होती है। पास्कल को पीए से डिनोट करते हैं। पीए लगा कहीं पे लगा रहेगा तो समझ जाना ये पास्कल है। जैसे प्रश्न भी आएगा, अभी जैसे चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो जैसे फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म करे थे उसका प्रश्न उत्तर करवाए थे ना, इसका भी करवाएंगे। तो वहाँ पे आएगा कि इसके द्वारा लगने वाला बल इतना पास्कल है। अब पास्कल नहीं देके वहाँ पीए देगा, तो पीए का मतलब वहाँ पे पास्कल समझना। तो दाब की इकाई क्या हो गई? पास्कल। अब एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है ये लिखो। एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक एटीएम बराबर, इससे पहले भी लिखा थे ना, एटीएम एटमॉस्फेरिक वो क्या होता है भाई, अंग्रेजी में थोड़ा सा वो हो जाता है, हाँ कमजोरी नहीं, थोड़ा सा हाँ मिस्टेक। क्यों छीन लेगा कोई? जुलूम बात है यार तेरा भी। 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 है। 1.01 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वायुमंडलीय दाब का, उसको शॉर्टकट में जो है एटीएम बोला जाता है। 0.01 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक है। तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 0.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। लिख लिया क्या? इसको लिख लिया। एक बात बता दो, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। चलो हम ऐसा करते हैं, ले लिए पानी, क्या ले लिए? पानी। अब देखो चेंज करके बताओ इसको, किस किस, पानी कौन सा अवस्था है? द्रव अवस्था है ना। द्रव्य समझता है? द्रव्य समझता है? लिक्विड। ठोस समझता है कि नहीं? ठोस क्या होता है? सॉलिड। गुड, ठीक है। और गैस? भाई हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, थोड़ा सा हिंदी में ही पढ़ना होता है। अच्छा ओके कोई बात नहीं। अगर ये पानी है तो क्या इसको सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं या इसको गैस के फॉर्म में ला सकते हैं? तुम बताओ, ला सकते हैं क्या? कैसे? अगर हमको वाटर को सॉलिड फॉर्म में लाना है, कैसे, क्या करेंगे हम? फ्रीज करके। हाँ, फ्रीज करके क्या करेंगे? ला लेंगे। जैसे पानी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा, पानी कुछ ना कुछ गर्म होगा, है ना। हो सकता है 20 डिग्री, 22 डिग्री, 23 डिग्री, है ना, इतना मान लो पानी गर्म है, 25 डिग्री तक पानी गर्म है। अब क्या करेंगे, और पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या आता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्या आता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब किसी भी पानी को, किसी भी पानी, पानी तो वही होता है भाई, है ना। पानी को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो पानी कैसा रूप ले लेगा? ठोस का रूप ले लेगा, यानी कि आइस का रूप ले लेगा ना। आइस एक तरह से क्या है? ठोस है
है ना। पानी को अगर हम क्या करेंगे, अब जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि कमरे के ताप पर भी छोड़ देंगे तो ये भाप बन के उड़ने लगता है, धीरे 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 बहुत आराम से उड़ता है, पता नहीं चलता है ना। पर यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे उड़ेगा नहीं उड़ेगा, और इधर उधर से आके पानी जो वायुमंडल में जो पानी होगा वो आके चिपक जाएगा उसके अंदर, ठीक है ना, उसमें चिपक जाता है। उदाहरण के तौर पे कभी कोका कोला का बोतल उतल लेना, उसको खोलना, देखना साइड साइड से पानी चूते रहेगा, स्टील के गिलास में ठंडा पानी उसमें डालो या नहीं तो पानी डालो, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा डाल दो, अब देखना पानी उसमें चिपक जाएगा, ठीक है। और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, ये भाप बन जाता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 80 डिग्री सेल्सियस। और इसको वाटर को गर्म हाईली टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर तक इसको गर्म कर सकते हैं, कितना गर्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वाटर को कितना गर्म कर दोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना। अगर यही इसके बाद ये गर्म होगा ही नहीं, ये इसका चरम ताप है, ठीक है ना, ये इसका क्या है, चरम ताप है, क्रांतिक ताप इसको कह सकता है। इससे ज्यादा ये गर्म नहीं होगा। पानी को क्या करो, पूरा बड़का भट्ठा पे रख दो, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म नहीं होगा ये, ठीक है ना। वही फिर बालू को ले लो, बालू क्या करता है, ताप को अंधुन खींचता है, वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। मिट्टी की अपेक्षा ज्यादा गर्म हो जाता है कौन, बालू। इसलिए देखना भूजा भूजेगा तो बालू या नहीं तो नमक में, बालू या नहीं तो नमक में। नमक में भूजा भूजते देखा है, नमक में या नहीं तो बालू में। क्या है कि नमक और बालू ताप को बहुत ज्यादा अपने अंदर क्या कर सकता है, अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। इसीलिए अब जैसे चावल डालेंगे इसमें तो ये इतना ना ज्यादा हीट है कि चावल को क्या करता है, फुला देता है कि नहीं, ये है ये। तो यानी कि पदार्थ के अवस्था को हम परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है ना, पर सबको नहीं कर सकते हैं, कुछ ही पदार्थ को कर सकते हैं। जैसे पानी है, इसको कर सकते हैं चेंज, कर सकते हैं ना अवस्था में चेंज। क्या गैस को चेंज कर सकते हैं, अगर गैस दे दे, ठीक है ना, गैस दे दे, अभी भाप बन जाएगा, पानी भाप बन जाएगा, तो भाप क्या हो गया, गैस हो गया। बर्फ बन जाएगा, बर्फ ठोस, पानी लिक्विड। अगर हम दे देते हैं यहाँ पे गैस, LPG गैस, क्या इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको ताप को कम करके और प्रेशर को बढ़ा के इसको लिक्विड फॉर्म में ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। इसको कौन से फॉर्म में ला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन इसको खोलना गलती से नहीं, जैसे खोलोगे तो लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगा ये, ठीक है ना। एक और होता है लिक्विड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक क्या है, नाइट्रोजन क्या है, गैस है। नाइट्रोजन क्या है, गैस है। इसको इतना ना ठंडा कर देता है, इतना ना ठंडा कर देता है, लिक्विड नाइट्रोजन बनता है। इसका होता है -298 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है, -298। यानी कि नाइट्रोजन गैस को माइनस में 298 डिग्री सेल्सियस कर दो तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। किसके फॉर्म में, लिक्विड यानी कि द्रव के फॉर्म में आ जाता है। अब उसमें कहीं गलती से तुम अपना उंगली डाल दिए, ठीक है ना, और सेकंड के अंदर अगर उंगली नहीं निकाले, कुछ ही मिली सेकंड के अंदर, तो उंगली तुम्हारा जम जाएगा। और अब उस उंगली को तोड़ोगे हथौड़ा से तो फूटेगा नहीं, वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जैसे मान लो कि एक मिट्टी को ढेला कैसे तोड़ते हो तो बिखर जाता है ना, वैसे उंगली टूट जाएगा, ठीक है। उसके अंदर कुछ रख दो, ये मार्कर को रख दो, मार्कर को निकाल के फूट जाएगा वो, इतना जरा। क्यों, इसका टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है ना। यानी कि गैस को भी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है ना। तो नाइट्रोजन गैस को देखें, -298 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर छोड़ देंगे ये गैसीय फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि फिर नाइट्रोजन बन जाएगा। इसका मतलब कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम लोग क्या करेंगे, ठंडा या गर्म करके उनके अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या यही चीज लोहा के साथ कर सकते हैं, क्या यही चीज लोहा के साथ कर सकते हैं, लोहा के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल। लोहा कभी देखा होगा, सोनार के पास लोहा हो जाए फिर या चांदी हो जाए, सोना हो जाए, उसको इतना ना गर्म करता है कि पानी की तरह बहने लगता है, बहने लगता है ना, पानी की तरह बहने लगता है। तो उस यानी कि लोहा के अवस्था को भी चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर उसको तभी चेंज किया जा सकता है, मान लो कि पानी का, जैसे पानी से ही समझते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 80 डिग्री सेल्सियस पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। इसको 60 डिग्री सेल्सियस पे भर दिन गर्म करते रहेंगे, नहीं उबलेगा, ठीक है ना। सही से बैठो। ये सब चीज हम बार बार नहीं समझाते। 80 डिग्री सेल्सियस पानी का टेम्परेचर है, इसको भर दिन 60 डिग्री पे उबालते रहो, पानी क्या होगा, नहीं उबलेगा, गर्म होगा लेकिन उबलेगा नहीं। इसीलिए देखना कि कभी पानी को चढ़ा दो, ठीक है ना, और जितना उस गैस में हीट होता है ना, टोटल हीट को लॉ कर दो, थोड़ा सा हीट को क्या कर दो, लॉ कर दो, लॉ कर दो, एकदम लॉ कर दो कि उसमें सिर्फ हीट लगे, भर दिन चढ़ल रहने दो, पानी नहीं उबलेगा, खाली गर्म होकर लाल हो जाएगा लेकिन उबलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि उसको कितना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस चाहिए।
ठीक उसी प्रकार लोहा जो पिघलता है, ठीक है ना, लोहा जो पिघलता है तो उसका भी एक अपना टेम्परेचर है। उसको चाहिए 1400-1500 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए, ठीक है ना, कम से कम 4500 डिग्री सेल्सियस चाहिए उसको पिघलने के लिए। अब जैसे उसको लगभग 4500, इसलिए देखना जब भट्ठा में लोहा डाला जाता है तो आग का तो एक नॉर्मल टेम्परेचर है 100, 200, 250, तो उसमें क्या कि हवा दिया जाता है, पूरा प्रेशर करके हवा देगा, और हवा क्या करेगा, इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा, और टेम्परेचर को बढ़ाएगा तो लोहा धीरे धीरे गर्म होगा, लाल होगा, गर्म होगा, लाल होगा। लेकिन लोहा पिघलेगा नहीं इस भट्ठा में, जो सोनार सब कुड़ता है इसमें लोहा पिघलेगा नहीं। काहे, कहाँ से लाएगा वो 4500 डिग्री सेल्सियस का तापमान, ठीक है ना, कहाँ से लाएगा। तब इस अवस्था में क्या किया जाता है, उसके लिए एक अलग बिजली वाला या कोयला वाला भट्ठा बनाया जाता है। उसमें मशीन के प्रेशर द्वारा उसमें लगभग इतना ताप जो है सो क्रिएट किया जाता है, तब जाके लोहा पिघलेगा, तब पानी की अवस्था में आ जाएगा, ठीक है ना, वो द्रव्य अवस्था में आ जाएगा, छोड़ देंगे ठोस अवस्था में आ जाएगा। लेकिन लोहा कभी गैसीय अवस्था में नहीं आएगा। तो कुछ ऐसे चीज है जो अपना एक ही रूप चेंज कर सकती है, जैसे लोहा ठोस से द्रव्य बन सकता है, ठीक है ना, पानी 3 अवस्था में बन सकता है, गैस भी बन सकता है और ठोस भी बन सकता है, गैस भी बन सकता है और ठोस भी बन सकता है। कपूर को ले लो, कपूर जो है ये क्या है, ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था नहीं, सीधा कौन सी बन जाएगा, जलाओगे तो गैस अवस्था में, इसको कुछ भी करोगे तो ये द्रव अवस्था में नहीं आएगा। तो कुछ चीज जो है क्या होता है डायरेक्ट, जैसे ये ठोस से द्रव में, और कपूर ठोस से गैस में, यानी कि बीच वाला अवस्था को छोड़ के तो सब पानी के अलावा जो लिक्विड फॉर्म में 3 अवस्था में जल्दी कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी 2 चीज अपना रंग सब बदल सकता है, पानी की अवस्था, पदार्थ की अवस्था में चेंजिंग हो सकती है, 1 या 2 रूप, हाँ कुछ भी है, समझ गया ना, पानी बोले ना। ओके, अब अगला पॉइंट देखते हैं क्या है, क्या हुआ, 22 मिनट हो गया, तब तो बंद ही करना पड़ेगा यार। अभी बच कितना रहा है सो देख लेते हैं। चैप्टर भी लगभग खत्म होने वाला है, उसमें जो मेन चीज़ है वो सारा हो गया है, अभी जो बताएं ये सब हो गया है, ये सब एक पार्ट इसका और बनेगा और फिर जाके ये खत्म हो जाएगा। तो चलो इसमें आज के लिए इतना ही, यहीं पे इसको बंद करते हैं, ठीक है, ओके बंद कर दो।